Okay, so very good evening. Chapter 10, Fluid Mechanics. Okay, या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने जो जो बातें पढ़ी, जिसके अंदर प्रेशर देखा, हमने पास्कल्स लॉ देखा, उसके बाद हाउ द प्रेशर चेंजेस हाइट वो देखा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली। ओके, बर्नौली देखा, उसके बाद हमने दूसरा भी देखा, टॉरिसली। ओके, तो उसको लेकर हमने कुछ कुछ पॉइंट्स देखे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत ही काम का है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेंचुरीमीटर एंड डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग। ओके, अब यहाँ पे वेंचुरीमीटर जो है वो क्या है, तो वेंचुरीमीटर एक कॉम्बिनेशन है। एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसको कहते हैं मैनोमीटर। आई रिपीट, ओके, एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसको कहा जाता है MAN, मैनोमीटर। और एक होता है जिसको कहते हैं वेंचुरी ट्यूब। उन दोनों को कंबाइंड करके बनाया जाता है वेंचुरी मीटर। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक आइडिया लिया जाता है कि अगर मान लो हम कहीं पे फ्यूल टैंक की बात करें, जैसे कि आपका टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर में एक जगह पे पेट्रोल फील्ड है। अगर वहां पे हम जैसे ही किक लगाते हैं या तो ऑटो स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो होता क्या है, क्योंकि वहां पे एक जस्ट एक आइडिया में दूँ, तो ऐसा होता होगा कि कोई एक चैम्बर होता होगा, यहाँ से कोई फ्यूल आता होगा और यहाँ से कोई एक स्पार्क होता होगा। तो यहाँ से कोई जो फ्यूल आता है और यहाँ से स्पार्क मिलता है। फ्यूल और स्पार्क अगर कहीं पे मिलेंगे तो उसका कंबशन होता है, और उस कंबशन की वजह से वहां पे इंजन स्टार्ट होता है, इंजन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो फ्यूल आता है ना, वो फ्यूल कैसे आता है, तो फिर वहां पे ऐसा समझा जाता है कि कोई एक, इट्स लाइक दिस, एक बड़े से कंटेनर से, वो छोटे से कंटेनर के मतलब छोटी सी ट्यूब जैसा पार्ट होगा, वहां से वो निकलता होगा। और वो जैसे ही वहां से निकलता है, वहां पे ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो फ्लूइड आता होगा, और उस वजह से यहाँ पे जो हम स्पार्क देते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से वो काम करता होगा। तो ये एक समझने का पॉइंट था। पर जब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना हो, समझना हो, तो हमें सिर्फ इतना समझ लेना पड़ता है कि इसमें हमें करना क्या क्या है। ओके, एज एवर व्हेन यू आर डिस्कस, कि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके जो पॉइंट्स है ना उसको समझना है कि किस तरह से कोई इक्वेशन को डिराइव करना है। तो इक्वेशन का डेरिवेशन हम समझेंगे, उससे हमें किस तरह से कोई वेंचुरी मीटर को लेकर, कोई वेंचुरी मीटर को लेकर किस तरह से उसका फॉर्मूला है वो डिराइव होता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात आप देखिए, आपको याद होना चाहिए बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। इस फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाकर हम देखने का ट्राई करते हैं। वैसे बना ना हो तो मैं यहाँ पे एक दो बातें छोटी छोटी आपसे क्लियर कर दूँ कि इफ़ यू वांट टू मेक अ फिगर, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा आइडिया ऐसा कर सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पे फिगर बनानी हो तो आपको एक छोटा सा काम क्या करना है। वो जो फिगर है ना उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक यू शेप का ट्यूब है। ओके, और ये जो यू शेप का ट्यूब है ना उसको आप ऐसा मान के चलिए कि डेफिनेटली ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है। पर इसको ऐसे समझना है कि यहाँ पे जो लिक्विड पास हो रहा है, तो उसको ऐसा समझने का कि यहाँ पे जो लिक्विड पास हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एरिया बड़ा है, और जैसे ही वो यहाँ से पास हो रहा है तो यहाँ पे एरिया छोटा है। अब ये फिगर आप ऐसे भी बना सकते हो ताकि जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हो सकता है कि दिमाग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। यहाँ पे कहा हुआ है कि ये सेम हाइट पे है, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये कहाँ सेम हाइट पे है। ओके, ये हाइट और ये वाली हाइट तो सेम नहीं है। इसलिए मैंने क्या आपको सजेशन दिया कि इस फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि भाई समझिए कि ये ट्यूब का हाइट और ये ट्यूब का हाइट सेम टू सेम है।
अब जैसे यहाँ से पहला यू शेप का ट्यूब ड्रॉ कर दो, उसके बाद यहाँ से उसके साथ एक ट्यूब कनेक्ट कर दो ऊपर ऊपर वाला, ये जो यू शेप का ट्यूब है उसी को कहा जाता है मैनोमीटर, ऐसा उसका नाम है। ठीक है। और ये जो है जहाँ पे एक का एरिया बड़ा है एक का एरिया छोटा है, तो प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, यहाँ वेलोसिटी V1 होगी, यहाँ वेलोसिटी V2 होगी। इसका एरिया बड़ा होगा और इसका एरिया छोटा होगा, तीन अलग अलग पॉइंट्स। जब लिक्विड छोटे वाले एरिया से पास होगा तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। छोटे वाले एरिया से पास हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो, ये पॉइंट आप किस बेसिस पे कह सकते हो? ऐसा कौन सा पॉइंट पड़ा था जिससे हमने ये स्टेटमेंट A1 दे A1 is सकता? equals to A2 A2. हाँ, वो क्या था? इक्वेशन ऑफ Equation of कंटिन्यूटी। वो continuity. अपने को याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज इक्वेशन, तो क्या आना चाहिए? बर्नौली इक्वेशन। चलो बताइए, क्विक रिस्पॉन्स। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? P plus half rho V square plus ऐसे Rho इंस्टॉलमेंट में GH। मत बोल, M फटाफट rho, बोल। नहीं ऐसे हाँ, इंस्टॉलमेंट में मत बोल भाई, rho तू GH. कांस्टेंट कंटिन्यूअसली बोल। ओके, तू पी बोलेगा, बाजू वाला प्लस बोलेगा, नेक्स्ट वाला हाफ बोलेगा, उसके बाद रो। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में काम नहीं करना है। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, इसको कहा है प्रेशर एनर्जी। फिर रिमेम्बर इट, लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि यार ये प्रेशर ही है, पर इसको प्रेशर एनर्जी भी कह सकते हैं। कैसे प्रेशर एनर्जी कह सकते हैं, तो उसका मैंने आइडिया दिया था। देवर्ष याद होगा इसको प्रेशर एनर्जी कैसे कहा था भाई? देवर्ष, क्या आपको याद है इसको मैंने प्रेशर एनर्जी कहा था? इसको हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, इसको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो हाउ दिस प्रेशर इज आल्सो नोन एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट लेक्चर में जो मैंने लिखवाया था वो याद हो, तो आपको फटाफट सब कुछ याद आ सकता है। और फिजिक्स का Work ये done, हाँ, फिजिक्स का pressure ये into स्पेशलिटी volume. होता है कि जो आप पढ़ते हो या तो जो आपने पढ़ लिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे आगे वाले लेक्चर में काम आता ही है। और फिजिक्स का ये बेसिक फंडा है। आप जब बहुत बड़े हो जाएंगे ना, ओके, आपको कहीं ना यस कहीं पे सर। फिजिक्स की टर्म दिखेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे दिमाग में आएगा, अरे हाँ यार ऐसा बताया था आपने को। ओके, तो सर वो फिजिक्स एक ऐसा डिवाइस हैंग सब्जेक्ट। हो रहा है। अच्छा, मेरा कि आपका? सर मेरा, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिक फंडा जो है वो आपका बहुत क्लियर कट होना चाहिए। जब तक आप उसको क्लियर कर देंगे तो आपको हर एक चीज़ समझने में ज़्यादा मजा आएगा। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, दैट इज ड्यू टू मेजर द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। यानी कोई पाइप में से कितना लिक्विड फ्लो करेगा उसको मेजर जो करता है, उसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर या तो वेंचुरी ट्यूब, विच इज बेस्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल मतलब क्या? तो जहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी per unit volume remains constant. Okay, so that's the summation of these three energies. As per law of conservation of energy, ये सब सेम होना चाहिए। Now, consist of a horizontal tube, तो ये जो मैंने वेंचुरी ट्यूब कहा, कैसा होना चाहिए? तो कि एक वाइडर एंड होना चाहिए और एक नैरो एंड होना चाहिए। वाइडर है उसका एरिया A1 कह दो, नैरो है उसका एरिया A2 कह दो। अब ऑफ कोर्स एरिया अलग अलग होंगे तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी तो प्रेशर भी तो अलग अलग होगा। दिस टू रीजन्स ऑफ द horizontal tube are connected to a manometer containing the liquid of density rho m। यहाँ पे rho m का मतलब क्या समझना है? rho for density and m for liquid inside manometer। आई रिपीट, यहाँ पे जो rho m लिखा है ना, ये रहा, यहाँ पे rho m आप देख सकते हो। तो rho m यानी आप ऐसा ले लो, डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर या तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज इनसाइड द मैनोमीटर। तो यहाँ ऐसा समझिए आप कि यहाँ पे भी एक लिक्विड है और एक लिक्विड यहाँ पे भी है। ओके, इसको हम रो कहते हैं, इसको हम रो एम कहते हैं।
liquid of density rho m, and of course rho m is greater than rho, यानी इसका डेंसिटी ज्यादा है इसलिए नीचे रहेगा, इसका डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर रहेगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आया हमारे सामने, लिक्विड velocities v1 v2, area a1 a2, pressure p1 p2, तो equation of continuity a1 v1 is equals to a2 v2. I hope you understand this point. Yes. a1 by a2 is equals to v2 by v1. कितना सिंपल सा था ये पॉइंट। चलो उसके Yes. बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, इफ यू हैव अ फिजिकल कॉपी आप उसमें चेंज कर दीजिएगा। आप तो बताइए क्या करेक्शन है, बताइए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ दैट विल बी एट द हॉरिजॉन्टल, यानी हाइट सेम है तो रो जी एच दोनों साइड सेम, तो p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर p2 प्लस हाफ Rho v2 रो square. v2 स्क्वायर। हाँ यहाँ पे पाई नहीं होना चाहिए था कि कहीं पे पाई है ही नहीं ना, तो Yes, कभी sir. कभार ऐसा ध्यान दें तो ऐसा सोचने का कि यार ये पाई कहाँ से आ गया। ओके आगे पीछे देखने का, जैसे कि यहाँ आगे में तो कुछ पता नहीं चला तो पीछे वाला पॉइंट देखो तो शायद स्ट्राइक हो जाए कि यार पीछे तो कहीं पाई है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये पाई कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो फिजिकल कॉपी हो तो उसमें चेंज कर दो, अदरवाइज लिख दो कि वेंचुरी ट्यूब में ये पॉइंट में हाफ रो v2 स्क्वायर करना है। देन आफ्टर वी कैन So डू वन यहाँ पे दोनों का लेवल इक्वल है, इसीलिए मीन्स यस, इसलिए मैंने वो फिगर में यहाँ पे जो फिगर मैंने देखा है ना उसमें मैंने इसलिए ऐसा कहा था कि हो सकता है इस फिगर में आपको ऐसा ना लगे कि दैट विल बी एट द सेम हाइट। ओके पर यहाँ पे तो आपको बिल्कुल लगेगा अरे ये जो है और ये जो है वो सेम हाइट पे है, तो रो जी एच दोनों साइड करो तो वो तो कैंसिल हो जाता है। ओके तो इसलिए वो मैंने वहां पे बताया। अब सेम हाइट हो गई, अब क्या करना है तो कि भाई कैसे भी करके हमें प्रेशर डिफरेंस और फाइनली एक वेलोसिटी का, मतलब जो छोटा सा पार्ट है ना वहां पे क्या वेलोसिटी है, या तो इन शॉर्ट हमें वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। ओके यहाँ से वेलोसिटी ले लो v1 तो v2 मिल जाएगा, v2 ढूंढ लो तो v1 मिल जाएगा। इन शॉर्ट मुझे कैसे भी करके वेलोसिटी है वो बतानी है। तो अब फिजिक्स है ना वो यहाँ पे खत्म हो गया। फिजिक्स क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करो, दूसरा बर्नौली इक्वेशन का यूज करो, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे जो है ना वो यू कैन से इट्स जस्ट हम एक जनरलाइज फॉर्म देते गए, हम उसको कहीं ना कहीं पे सिर्फ फॉर्मेट कन्वर्ट करते गए, तो कोई ऐसा कोई बड़ा या हाई फाई कोई पॉइंट नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल सिंपल पॉइंट्स। जहाँ पे हम ले रहे हैं प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, तो देखो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन से देखोगे ना तो P1 माइनस P2 हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें से मैं V1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो आई होप ये समझ में आता होगा क्या किया मैंने। yes sir. V1 स्क्वायर कॉमन लेना तो यहाँ से V1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऐसा भी आप बोल सकते थे। ओके कॉमन ले लिया तो क्या, हाँ यहाँ पे V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सी इट इज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ सच रीजन, बट सिर्फ ऐसा कि मुझे ये फॉर्मूला एरिया के टर्म में निकालना था भाई। आई रिपीट ओके ये फॉर्मूला V1 V2 के टर्म में था तो क्या, हाँ पर मुझे ये फॉर्मेट वेलोसिटी V1 और एरिया के टर्म में ये इक्वेशन बनाना था, बस इसलिए किया। तो ये याद होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने बनाया था, तो V2 बाई V1 की जगह पे A1 बाई 2 कर दो, जस्ट एक एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम ले लिया तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया P1 माइनस P2। तो इसी को फिजिक्स कहता है कि आपने प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। अब प्रेशर डिफरेंस तो हम याद करें कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे मैनोमीटर यानी ट्यूब हो ना, तो हमने ऐसा देखा था कि प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू हाइट तो वो होता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, तो रो एम यानी डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर, जी एंड एच आ गया, तो ये भी P1 माइनस P2, ये भी P1 माइनस P2, दोनों को क्या कर दो कंपेयर। जैसे ही कंपेयर किया इसके बाद से ये स्टेप निकालना था। चलो बताइए फटाफट क्या किया होगा। v1 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन में, V1 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, रो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 मल्टीप्लिकेशन में रो डिनोमिनेटर में, इसका उल्टा हो जाएगा और उसका रूट ले लो। आई होप इट्स क्लियर। yes sir.
यस सर। अब एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और फिजिक्स में ऐसा काफी बार होता है कि जो दिखता है वो नहीं होता है, उसको हमें खुद को समझना पड़ता है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, ये एक नई चीज है आपके सामने। उसको लिखा है Q इज इक्वल्स टू A1 V1। हाँ, वैसे V1 मेरे पास है तो सीधा V1 लगाना था, और इसके अंदर A2 का स्क्वायर करते तो A2 बाहर आ गया, और ये A1 तो था ही, तो A1 सीधा सीधा आ गया, बाकी V1 का वैल्यू डाला। बट माई क्वेश्चन दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, ये A1 V1 कैसे बना? सर तो ए उसको हमें एरिया हो क्रैक जाएगा करना और वी पड़ेगा। वॉल्यूम, नहीं वी अब वेलोसिटी वो, हो जाएगा, तो हाँ तो वॉल्यूम अपॉन टाइम हो जाएगा ना। वेरी गुड, काफी फंडा, मस्त मजेदार बताया दोस्त। उसको ऐसे क्या सोचना शुरू करिए, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं VOL लिख दूँ तो क्लैरिटी रहेगा। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो एरिया एज इट इज, लेंथ अपॉन टाइम क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो देखो हो गया ना, Q इज इक्वल्स टू A1 V1। तो अगर आप ऐसा सोचते रहते कि Q इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। ताकि यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 नहीं शो करना है। यहाँ पे आपको ऐसा शो करना था कि वॉल्यूम अपॉन टाइम A इंटू V ही होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी हो रही है। So, बेसिक फंडा, जहाँ पे आपको क्या करना था, तो कि वहां पे आपको वॉल्यूम अपॉन टाइम करना था। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यू हैव टू जस्ट नोट डाउन इन योर बुक और इन द फिजिकल कॉपी कि Q इज इक्वल्स टू A1 V1। और कैसे? तो कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम दैट्स द वेलोसिटी। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। अगर आप क्रिकेट देखते हो, अगर आप फुटबॉल देखते हो, तो ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, इसलिए हम उसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ताकि इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं आता है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज अ डायनेमिक लिफ्ट? If a ball is thrown and given a spin, then the path of the ball is curved more than in a usual spin free ball. Why? अब यहाँ पे यूजुअल फ्री बॉल ऐसा हम कहेंगे। स्पिन मतलब क्या होता है, चलो कोई बताएगा? स्पिन बॉलिंग और नॉर्मल बॉलिंग में क्या डिफरेंस? सर स्पिन मतलब बॉल टर्न ऐसे होगा। टर्न होगा मतलब। तो ऐसा होता है कि स्पिन बॉलिंग स्लो होती है और फास्ट बॉलिंग ही सिर्फ फास्ट होती है। नो इज सर, इट लाइक नहीं सर, दैट? दोनों हो सकता है। दोनों मतलब हो सकते हैं। फास्ट बॉलर को कभी स्पिन करते हुए देखा है? वो अपनी बॉल को स्पिन करता है, उसको स्पिन नाम देते हैं। जब फास्ट बॉलर बॉल करता है तो वहां पे भी बॉल जो है वो टर्न होता है। तो जब फास्ट बॉलर बॉल को टर्न करता है तो हम उसको स्पिन नहीं कहते हैं, उसको हम सर स्विंग तो एक और नाम करता स्विंग देते हैं। स्विंग करता है। स्विंग करता है। स्विंग ऐसा कहते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं। कैसे कैसे टाइप होते हैं पता है? ऑफ स्विंग एंड लेग आउट स्विंग। स्विंग। इन स्विंग और आउट आउट स्विंग। स्विंग एंड हाँ, इसको ऑफ स्विंग नहीं कहते, इसको कहते हैं इन स्विंग एंड आउट स्विंग। जब स्पिन की बात होती है तो स्पिन के भी दो नाम है, पता है क्या है? लेग स्पिन और ऑफ स्पिन। लेग स्पिन एंड ऑफ स्पिन, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो क्या एग्जैक्टली होता होगा जिस वजह से बॉल स्पिन होता होगा? सर मतलब वो ऐसे ग्रिप से ऐसे पकड़ते हैं और छोड़ते हैं ऐसे, मतलब बॉल टर्न होके ऐसे स्पिन हो जाए, मतलब उसकी वो जो एग्जैक्ट, ग्रिप होती है ना, वो हाँ हाँ, ऐसे
गिरती है, मतलब वो बॉल ऐसे उसको फोर्स देता है उस तरफ। तो यहाँ पे वही चीज हमें समझनी होती है कि जब स्पिन बॉलिंग कहीं पे भी कोई करता है तो वहां पे ऐसा समझा जाता है कि बॉल को होल्ड करने का स्पेसिफिक तरीका होता होगा। ओके, जैसे आपने बॉल को एक स्पेसिफिक तरीके से पकड़ा हुआ है एंड व्हेन यू थ्रो द बॉल इन द एयर, तो वह एयर को कट करते हुए जाता होगा और वहां पे ऐसा कुछ होता होगा कि जैसे ही बॉल एज दैट हीट ऑन द वो कहीं पे भी हीट करता होगा तो वो हीट करने के बाद उसका पाथ क्या होता होगा तो कि चेंज होता होगा। सो हियर वी कैन जस्ट गेट अ सिंपल आइडिया। वन सेकेंड, इफ इट्स पॉसिबल तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा फिगर है वो दिखा दूं। तो देखिए, ये यहाँ पे स्पिन बॉलिंग जो है ये दिखाया हुआ है। ओके, ही वाज अ वेरी फेमस स्पिन बॉलर। ओके, शैन वॉन। ओके, ऑस्ट्रेलियन बॉलर है। ओके, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्पिन के वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं, तो कि ये बॉल को पकड़ने का एक तरीका होता है। ओके, ऐसे दो हाथ के बीच में बॉल को पकड़ा जाता है और जब उसको थ्रो किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी बताया है कि किस तरह से बॉल, अगर ये ऐसे जाएगा तो अलग स्पिन करेगा, ये ऐसे जाएगा तो अलग स्पिन करेगा। इसको नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रिस्ट स्पिन एंड दिस इज द फिंगर स्पिन। यहाँ हाथ सीधा रहता है, फिंगर्स होता होगा, यहाँ पे पूरे का पूरा जो कलाई है। ओके, और ये हमारा हीरो कौन है, बताए किसी को ये कौन है, दिख रहा अश्विन। है? अश्विन है। अश्विन। ओके, तो वो यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया हुआ है। ओके, ये अलग 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 उसने पोजीशंस दिखाई है, किस तरह से बॉल को होल्ड किया जाता है। ओके, और यहाँ पे तो एक और भी चीज, मतलब ये क्रिकेट लेवल पे होता है, हाउ टू बॉल लेग स्पिन, गुगली। ओके, मतलब क्या, तो कि ये अलग अलग तरीके होते हैं बॉल को हवा में थ्रो करने के। ओके, अब होता है क्या है वहां पे, फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे काम करता है वो यहाँ पे समझाया गया है। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया, कि अगर मान लो बॉल को जैसे हवा में थ्रो करते हैं तो बॉल अपने साथ साथ जो भी एयर होता है उसको भी रोटेशन देता है, गोल गोल घुमाता है। ओके, तो वो जो हवा गोल घूमती है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद द लार्ज वेलोसिटी, मतलब जैसे बॉल हवा में जाते हैं तो बॉल भी हवा में ऐसे गोल गोल घूमता है with the large velocity and at the same time given a twisting motion to cause a spin, and it deviates from the usual parabolic trajectory of a spin। मतलब बॉल है वो ऐसे जाएगा, बाद में नीचे आएगा और जैसे नीचे टच करेगा वहां से उसका पाथ जो है वो चेंज होता है। तो जैसे उसका पाथ चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्पिन। और इस फिनोमेना को यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नस इफेक्ट। तो यहाँ पे इस फिगर से हम समझने का ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा फिगर दिया कि जैसे बॉल ऐसे हवा में जाता है तो ऐसी उसकी आजू बाजू वाली हवा गोल गोल घूमती है। अगर बॉल घूमता है तो अगर मान लो बॉल सीधा सीधा जाता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता, तो कि हवा का कोई लेयर होता, बॉल करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है, जहां पे बॉल आया वहां पे एयर ऊपर और नीचे हो गया, जैसे ही बॉल आगे बढ़ गया सभी फिर से वो एयर पार्टिकल्स ने उस लेयर को ढक दिया। पर जब भी हम ऐसा देखते हैं तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी बॉल ऐसे नीचे की डायरेक्शन में जाता है तो ज्यादातर एयर ऊपर जाती है, तो वहां पे लो वेलोसिटी होती है और वहां पे प्रेशर है वो हाई होता है, और यहाँ पे लेस पार्टिकल्स है जहाँ पे वो हाई वेलोसिटी क्रिएट करते हैं और उसका प्रेशर लो होता है। इस चीज को अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। Okay, where there is a high velocity there is a low pressure, and a low velocity that create the high pressure। और ये उस वजह से पता नहीं होता, चला सर। किस बात का पता नहीं चला, देखो अब यहाँ पे ज्यादातर किस्सों में ऐसा होता है कि जैसे बॉल नीचे जाता है ना, पहले इस फिगर को समझने का ट्राई करिए। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लीजिए कि ये भीड़ भाड़ है, लोग खड़े हैं। ओके, ये सभी लोग हैं, इंसान है। मान लो सामने से, यानी मेरा मतलब है यहाँ से
कौन से सेलिब्रिटी को ले, मान लेते हैं अमिताभ बच्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन भीड़ को भीड़ में से भीड़ भाड़ से जाएंगे या कोई अलग ट्रीटमेंट होता है उसको एंटर होने का? लोग अमिताभ आसपास मतलब हट जाएंगे। आसपास हट हाँ, जाएंगे। मतलब अमिताभ बच्चन अकेले अकेले आएंगे ऐसा होगा? नो सर, तो उसके आगे कौन होगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी उसके होगा। आजू बाजू कौन होगा? सिक्योरिटी। उसके पीछे भी कौन होगा? सिक्योरिटी। तो जैसे ये सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी, ये पार्टिकल्स का इन लोगों का क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? उसके पीछे हट डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। हो जाएंगे। हट जाएंगे, इधर जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। अमिताभ बच्चन पास हो गया तो ये भीड़ कहाँ आएगी? वापिस जाती मतलब ऐसे। तो ये ऐसे हुआ ना, कुछ कुछ बॉल ऐसे गया तो ये पार्टिकल्स ऊपर चले गए, कुछ पार्टिकल्स नीचे चले गए। जैसे बॉल आगे बढ़ता गया, वही सभी पार्टिकल्स जहाँ थे वहां के वहां आते गए। अब होता क्या है कि अगर उसको हाई स्पीड दिया जाए तो ना तो वो स्ट्रेट जाता है, पर ऐसा बॉल घूमते घूमते जाता है। तो यहाँ पे जो बॉल है ना, वो इस वाले एयर को भी कहाँ भेजेगा? ऊपर भेजेगा। तो होगा ये कि इसके ऊपर पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही वहां पे पार्टिकल ज्यादा होता है तो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि ऊपर की साइड जहाँ पे पार्टिकल्स है पर उसका वेलोसिटी कम है, सो दैट क्रिएट द लेस वेलोसिटी। और उसका पॉइंट यहाँ पे बताने का ट्राई किया। व्हेन द बॉल, मतलब ए फिगर की बात करता है, व्हेन द बॉल मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ता है विद द वेलोसिटी v, द एयर अहेड ऑफ द बॉल rushes backward with the velocity v to fill the space left empty by the ball। मतलब ऐसा समझने का ट्राई करिए कि ये बॉल कोई सेलिब्रिटी है। बॉल आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ता गया तो नीचे वाली ऊपर वाली एयर क्या करती जाएगी? उस खाली जगह को फिर से भरते जाएंगे। अगर आप इमेजिन कर सकते तो इमेजिन करिए कि भीड़ भाड़ थी, अमिताभ बच्चन आए, लोग साइड में हट गए, जैसे अमिताभ बच्चन पास हो गए, भीड़ जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी सर। मतलब क्या? okay, हाँ, इट इज समथिंग लाइक दैट। दे फिल द स्पेस लेफ्ट एम्प्टी बिहाइंड द अमिताभ बच्चन। मतलब अमिताभ बच्चन आगे बढ़ता गया और वो स्पेस है वो फिल होती गई, समथिंग लाइक दैट। अब उसने ऐसा बी फिगर के बारे में समझाने का ट्राई किया कि अगर मान लो स्ट्रीमलाइन, मतलब जो एयर फ्लो है उस स्ट्रीमलाइन को कह सकते थे कि कंटिन्यूअस है। आप हवा सामने देखो ना, आपके सामने जहां बैठे हो, तो क्या ऐसा लगता है कि हवा बहुत तेज चल रही थी कि नहीं? पर आप जहां बैठे हो वहां आपके सामने हवा है कि नहीं है? है ना? है सर। अगर मान लो आपके सामने यस। ऐसे कोई फटाक से ऐसे आपके कान से ऐसे एक हाथ ऐसे हिल रहा है, तो क्या वो आवाज आएगा हवा वाला? हाँ यस सर सर। आएगा। ये अगर- बस तो ये ऐसा किया तो क्या हुआ? एग्जैक्टली आपने क्या करने का ट्राई किया? यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स थे उसको हटाने का ट्राई किया। जैसे ऐसे किया तो क्या यहाँ से पार्टिकल हट गए? फिर तो क्या वापस आपने आ ऐसा जाएंगे। किया? हाँ, तो पार्टिकल हटे वापस, वहीं के वहीं आ गए। तो वही चीज समझाई उसने कि दैट एयर ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन, सीधा सीधा जाता है, ऑफ द बॉल आर फॉर्म शोन इन द फिगर बी। तो फिगर बी में ऐसा बताया सीधा सीधा जाता। नाउ दैट पॉइंट्स कम, द लेयर अबव द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द स्पिनिंग बॉल, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्यों? तो क्या बॉल आगे जा रहा है, फ्लो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी कम होता जाएगा। एज वेलोसिटी डिक्रीजेस हेंस प्रेशर इंक्रीजेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तो यार बॉल को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है ना, तो वेलोसिटी कम होता गया और प्रेशर इंक्रीज होता गया। एंड द लेयर बिलो द बॉल, ऐसा होता है कि डायरेक्शंस ऑफ द स्पिन, मतलब तो यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या? अबो क्या होता है? बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्पिनिंग बॉल। यहाँ पे बिलो क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड हेंस प्रेशर डिक्रीजेस, यानी उल्टी पुल्टी बातें हुई। तो इसके हिसाब से दे क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस
और वो यहाँ पे आपको फिगर सी में बताने का ट्राई किया। और ये प्रेशर डिफरेंस होता है इस वजह से बॉल कर्व्स डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो हमने थ्रो किया है उस वजह से ऊपर प्रेशर बढ़ा, नीचे प्रेशर कम हुआ, इसलिए ऊपर से बॉल नीचे की डायरेक्शन में आया। और जैसे नीचे आता है तो उसको एक कर्व मिलता है, एंड दैट कर्व इट्स नोन एज अ स्पिन बॉलिंग। ओके, तो यहाँ पे बताया है दैट पाथ विच इज अ कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर इनसाइड एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्नेस इफेक्ट। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। कॉन्वेक्स इनसाइड, तो अगर कोई ऐसा कहे कि ये कैसा सरफेस है, तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, कहाँ से देखना है, इधर से कि इधर से? इधर से देखा तो कैसा, कॉनकेव। कॉनकेव। इधर से देखा तो कैसा? कॉन्वेक्स। Convex. तो वही बात बताई, द डिफरेंस इन द lateral pressure which causes a spinning ball to take a curved path which is convex towards the greater pressure side and it is called the Magnus effect। तो देखो बॉल ऐसे गया, तो ऊपर से देखा तो कॉन्वेक्स ये दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स की साइड होगा, इसलिए ये कहाँ जाता है, नीचे की साइड जाता है। So that pressure difference, it is considered as a downward direction. The rougher the surface, the thicker is the layer of air dragged along by the spinning ball, and a more curved path will be there. Okay, तो यहाँ पे हम इस चीज को समझने का ट्राई कर सकते हैं। Okay, so this is known as a dynamic lift। अब इसी चीज को यहाँ पे एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। एयरक्राफ्ट देखा है सब लोगों ने, प्लेन देखा है, प्लेन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हवा में ही ना देखा हो और एयरपोर्ट पे अगर देखा हो, ओके, या तो कहीं नहीं देखा हो, और सिंपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ लाइक दिस, कि अगर मान लो हम यहाँ पे ये था, वहाँ पे ही मैं बता दूँ लाइक दिस। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ओके, तो एयरक्राफ्ट ऐसा अगर हम लिख दे, तो ये भी तो आपने देखा होगा। ओके, बस हो गया एयरक्राफ्ट अपना। तो अब यही एयरक्राफ्ट को अगर हम एक अलग एंगल से देखें, एक अलग साइड से देखें, ओके, तो हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो समझ में आ सकती है। अब देखो, अगर यही फिगर को आप देखें, तो यहाँ पे उसका जो विंग्स का जो शेप है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। देखिए कैसे ये काम करता है। इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसा समझाया गया, अगर आपने विंग्स देखी हो ना साइड में से, साइड्स में से अगर आप विंग देखते हो ना, तो ये विंग का शेप ऐसा होता है, और इसी शेप को कहा जाता है एरोफॉइल। आई रिपीट, कॉकपिट, दोनों साइड विंग्स, अगर उसी विंग्स का अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हो, तो दैट इज जस्ट लाइक ए ऐसा शेप बना, और ये प्लेन फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। जैसे ही प्लेन फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, क्या होगा, क्योंकि फिर से एयर इधर जाएगी, फिर से एयर इधर जाएगी, और इस केस में फिर से क्या होगा, यहाँ पे स्पीड हाई होगी, अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे स्पीड लो हो गई तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया। तो अल्टीमेटली नीचे प्रेशर हाई होने की वजह से, अगर आप में से जिन जिन लोगों ने कभी फ्लाइट लिया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा, इफ इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर यू, तो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने के लिए चलता है, रनवे पे होता है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का स्पीड बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो काफी एक्साइटेड होता है। तो जैसे वो फुल स्पीड में जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पूरा का पूरा प्लेन है ना, उसको लिफ्ट मिलता है। दिस इज द बेसिक आइडिया कि किस तरह से एयरक्राफ्ट विंग को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरोफॉइल कॉन्सेप्ट। तो इसमें समझना या तो इसमें कोई नए इनपुट्स नहीं डालने थे। ओके, प्लेन हमें नहीं बनाना है, प्लेन ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम डायनेमिक लिफ्ट को समझ रहे थे कि ये शेप ऐसा है जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। लिफ्ट करवाना है, इसलिए नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, दैट्स इट।
So there is no need to just go in that detail. यार इसका लॉजिक जो है वो हमें एज ए इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बनाना था। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उसके बाद का ये जो टॉपिक है 15 नंबर का, वो मैं आपको होमवर्क में देने एक की डाउट ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो स्पीड हाई हो तो प्रेशर लो क्यों होता है? वो आगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि जहाँ पे जनरली हम ऐसा देखते हैं कि व्हेन द पार्टिकल कम वेरी वेरी क्लोजर, ओके, बहुत ज़्यादा पार्टिकल की वजह से वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब वहाँ पे वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जितना प्रेशर लगाना चाहिए उतना वो प्रेशर नहीं लगा सकते। सो व्हेन द पार्टिकल, जैसा आप कह दो कि जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो दे कैन नॉट क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इतना ज़्यादा आजू बाजू प्रेशर है वो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप डायनेमिक लिफ्ट को फिर से एक और बार देखिए। या तो वहाँ पे भी उसने बताया कि जैसे जैसे वो एयर को ड्रैग करेगा, जैसे वो एयर को ड्रैग करेगा तो सभी के सभी पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे। वहाँ पे किस्सा अलग था, ताकि वहाँ पे बॉल नीचे की डायरेक्शन में आता था, यहाँ पे प्लेन ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, पर दोनों में चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। और क्या कॉमन थी? तो कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, तो वहाँ पे ऐसा समझाने का ट्राई किया कि जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, ताकि वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते। ओके, तो लेक्चर के बाद आप फिर से एक और बार इसको देखिएगा तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यस अंडरस्टैंड? तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस किए आपने पार्ट 12 to 15. 12, 13, 14 एंड 15 एंड ट्वाइस। ओके, ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 बार लिखने हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी इतना। यस सर। और अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो टेस्ट लास्ट कौन सा टेस्ट दिया आपने? Chapter 11, Chapter part 11. 2 plus part 4. Numericals. हाँ वो आपने दिया। हाँ न्यूमेरिकल्स का दिया। चैप्टर 9 का हो गया। अब एक काम करते हैं, चैप्टर 9 और एक काम करते हैं चैप्टर 8, 9 और 11 ओनली MCQ का टेस्ट रखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए आप MCQ प्रिपेयर करिएगा 8, 9 और 11 में से। सर मतलब वो Yeah. जेई नीट वाले। नहीं, रेगुलर जो नोट्स में मैंने दिए हैं वैसे। हाँ ओके सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस तो आज का लेक्चर Yes, sir. यहाँ तक रखते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। दैट्स ग्रेट।